बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, हर गुज़रते दिन के साथ अपोजिशन के अज़ाइम और मख्फी इरादे कौम के सामने मुनकशिफ हो रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश करता रहता हूँ कि अपोजिशन पे क़यामत सुगरा का आलम है, वो हालत सुकर में है, हालत सहूद में है, हालत जमूद में है, और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे एक मुज़ाहमती तहरीक शुरू की जाए। अपोजिशन स्कैटर्ड है, अपोजिशन अपने एजेंडे में, अपने प्रोग्राम में यकसू नहीं है, लिहाजा वो हालत इज़्तिराब में इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि ख़ुद अपने बयानात के ज़रिए उनकी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो है वो जग हसाई हो रही है। चुनाचे आप देख लें, अपोजिशन ने 35 तरामीम पेश की है, और उन 35 जो तरामीम है नैब लाज में जो अमेंडमेंट्स उन्होंने सजेस्ट की है, तो उसका वाज़े तौर पे नाजरीन पूरी दुनिया को और पाकिस्तानी अवाम को, अपने वोटर्स सपोर्टर्स को ये पैगाम देना है कि मौजूदा हुकूमत करप्शन को जायज़ करार दे, करप्शन को हलाल करार दे, वरना फाटिफ जो FATF के मामलात हैं उस हवाले से बात तभी आगे बढ़ सकेगी अगर हुकूमत हमें NRO दे और करप्शन को जायज़ करार देने का कानून पास कर दे और उसमें हमारी इस्तेआनत करे। अब आप बताइए कि और ये बयानात मैं नहीं बल्कि उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया। कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पर कि हम FATF कवानीन की आड़ में इमरान खान साहब को वो इख्तियारात नहीं दे सकते जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी ज़ात के अंदर मुर्तकिज़ कर दिए थे। यानी हम FATF के हवाले से कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कंडीशन उन्होंने किया, मशरूत किया है, ठीक है। अब आप बताइए, बात ये नहीं है कि उनकी ये दलील कि जी इमरान खान साहब को उन कवानीन की आड़ में जो FATF के हवाले से कवानीन है, इमरान खान साहब इख्तियारात अपनी ज़ात के अंदर जमा करना चाहते हैं, नहीं, उन्होंने मशरूत किया है इसको नैब कवानीन के साथ। और उन्होंने जो सजेस्ट किए, रिकमेंडेशंस दी हैं नाज़रीन, वो ज़रा आप सुन लें कि 16 नवंबर 1999 से जो है ना इसका इतलाक होगा, और उससे जो पिछली पूरी एक दहाई है, यानी कि 90 की दहाई है, वो जो है वो एक पूरा पीरियड जो है उस पर नैब कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो गोया इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन हो सकता है इस शिक का, पोजीशन की इस शिक का, इस तजवीज़ का, कि 1993 में ये तो अब तय हो चुका है, साबित हो चुका है कि इन्होंने लंदन फ्लैट्स जो है वो 1993 में ख़रीदे थे। तो और उस वक्त करप्शन की बहुत बड़ी कहानियां हैं इनकी। ज़्यादातर केसेस का ताल्लुक जो है, अगर वो आप माजी में जाएँ तो वो उसी दहाई के साथ है। चुनाचे वो वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि उस वक्त की करप्शन को जायज़ और हलाल करार दिया जाए। और इसके अलावा मैंने आप लोगों की खिदमत में ये भी तफसीली 3-4 वीडियोस पेश की है कि आसिफ जरदारी साहब ने सिंजरानी में चंद हज़ारों कनाल की ज़मीन, हज़ारों रुपए कनाल के हिसाब से ख़रीदी, और उसका ताल्लुक भी उसी दौर से है, उसी दौर से जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म थी, 1996, 1995 उस दौर से है। तो गोया आसिफ जरदारी साहब उन संजरानी ज़मीनों के केसेस के हवाले से उनका ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। चुनांचे उन्होंने ये शिक शामिल कर दी, और अगर इस शिक पे अमल कर दिया जाए तो पनामा के हवाले से जो केसेस हैं उसके ऊपर भी उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी वजह से तो नवाज शरीफ साहब ताहयात सियासत से नाअहल हुए हैं, पार्टी सदारत से नाअहल हुए हैं, और आसिफ जरदारी को भी अपना अंजाम अभी करीब नज़र आ रहा है। तो आप देख लें कि ये शिकें सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक हैं और फैमिली स्पेसिफिक है, चंद ख़ानदान स्पेसिफिक हैं, 2-3 ख़ानदानों की ये शिक डाली गई है। और इसके अलावा ये बात करना कि 1 अरब से कम की करप्शन पे नैब कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लिया मैं एक PMLN का सपोर्टर हूँ, डाई हार्ट सपोर्टर हूँ, पैदाइशी सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरी अकल, मंतक, फहम बिल्कुल और मेरा ज़मीर ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकता कि
इस शिक का मतलब क्या बनता है कि 1 अरब से कम की करप्शन पे नैब कार्रवाई नहीं करेगा, यानी कि 99 करोड़ की करप्शन जो है वो आप करते रहे, करप्शन की लूट मार की आपको खुलेआम इजाज़त दे दी जाए। ये किस किस्म के शिक है। और जदीद दौर में हम रह रहे हैं, कानून बनाया ही इसलिए जाता है नाजरीन कि कानून में जो सुकम हो, जराइम को रोकने के लिए जो लूप होल्स हों तो और उससे जुर्म सरजद होते हैं लोगों से, तो मज़ीद कानून को टाइट कर दिया जाता है ताकि मज़ीद जराइम पे और करप्शन का सदेबाप किया जा सके, तदारुक किया जा सके। यहाँ पे तो खुली छूट दी जा रही है कि 1 अरब से जो कम होगी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? और दूसरी तरफ इसी शिक के साथ अगर एक और आप देख लें, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो नैब कार्रवाई नहीं करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, यानी कि अगर एक बंदा पैसा लूट के बैरून मुल्क चला जाता है तो उस हवाले से ये जो शिक है वो हज़फ कर दी जाए अपोजिशन के बकौल, और उस हवाले से नैब का इख्तियार नहीं होगा कि यहाँ से लूट दें, यानी कि 1 अरब यहाँ पे माफ़ भी कर दें, 99 करोड़ अगर हम लूट लें और उसको बाहर बेच दें, लूट भी लें और बाहर भी बेच दें और बाहर जायदादें बना दें, लेकिन आप उस पर नैब दोनों चीज़ों पे कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो इन कवानीन का और इन तजावीज़ का आप मुझे बताइए कि इसका अगर आप इंटरनेशनली इम्पैक्ट देखें कि हम किस सदी में रह रहे हैं, किस दहाई में रह रहे हैं, और क्या पूरी दुनिया हमारे हवाले से सोचती होगी। पाकिस्तानी अवाम को तो खैर अब इनकी हकीकत मालूम हो चुकी है। और इसके अलावा नाज़रीन ये बात भी याद रहे कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई केस 5 साल पुराना हो और उसमें चाहे वो जितना ही संगीन नौइयत का क्यों ना हो, नैब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। यानी कि 2015 से के ऑनवर्ड जो केसेस हैं, 5 साल जिसकी मुद्दत हो चुकी है, तहकीकात होते होते या साबित होते होते, तो वो नैब की उस पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। दैट मीन्स कि ये जो 29 फेक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी ना, जाली अकाउंट्स की, और जिसका फंदा तैयार है और उसके बहुत सारी ट्रांजैक्शंस 13,000 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस ट्रेस आउट हो चुकी हैं, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, ये तमाम लोग गिरफ्त में आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये, और वो जो 29 फेक अकाउंट्स की तहकीकात हो रही है वो FIA ने स्टार्ट की थी, 2010 में स्टार्ट की थी, 2010 में वो ट्रेस आउट की थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी भूल जाएं। तो ये तमाम अल्टीमेट बेनिफिशरी इन जो एक शिक का है वो पर्सन स्पेसिफिक है, अबू बचाओ मुहिम है, और ये यकीनन बहुत ही काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत तजावीज़ है, जिसे हुकूमत को कतन किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है नाज़रीन कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट होगा और उसके अपील के मराहल जारी हैं, कन्विक्टेड हो गया है, सज़ा याफ्ता हो गया, मुजरिम साबित हो गया है, लेकिन उन्होंने अपील कर दी और वो अपील पेंडिंग है या मराहल जारी है, तो उसके बावजूद भी वो कौमी असम्बली का मेंबर होगा और कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा होगा। आप बताइए, पहले से कौन से हमारे इन असम्बलियों में कार्ल मार्क्स मौजूद है, कौन से अरस्तु है, सुकरात हैं, बुकरात हैं, कौन से हमारे यहाँ ऐसे थिंक टैंक्स जो है अपोजिशन वाले आते हैं? आप लोगों ने कभी आज तक, बखुदा अगर आप मुझे ये बता दें कि इन लोगों से आज तक आपने सियासत के मैनी सीखे हैं कि सियासत कहते किसे हैं? क्या आप लोगों ने आज तक इनसे ये सीखा है कि जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूरियत की डेफिनेशन अगर मुझे बता दें, ये दिन रात 30 सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं, ठीक है, और असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं, आज तक ये अपने वोटर्स, सपोर्टर्स को और नेशन को यही नहीं बता सकते कि सियासत के मानी क्या और जमहूरियत के मानी क्या है। ये भी उनके जहन, और कानून क्या है, कानून असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक तब्दील कैसे होता है, कानून बनाने के माखूज़ कौन से होते हैं, कानून जराइम की शरह बढ़ने के साथ साथ कानून की नोयत कैसे मुख्तलिफ होगी, और मुख्तलिफ अक़वाम के तबी मिजाज के मुताबिक कानून कैसे बनेगा। ये डिबेट कभी आपने सुनी है इस असम्बली में कि आप एक कन्विक्टेड और सजा याफ्ता और मुजरिम और करप्ट आदमी को भी कौमी असम्बली का मेंबर बनने दें और उसको कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा भी बनने दें? ये किस सदी में हम रह रहे हैं? और नाजरीन, ये जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात की है और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि ये दोनों तहकीकात नैब नहीं करेगा। ये दोनों मुतालबात नाज़रीन फैटफ के हैं और वहाँ पे उस पर कार्रवाई जारी है। और उन्होंने एक कंडीशन पाकिस्तान के लिए शर्त
तय की है कि आपने इन पे इकदाम उठाने हैं और कानून साजियाँ करनी है और एक मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप करना है और हमें बताना है, वरना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकता। इसका इंटरनेशनल फेटफ के फोरम पे पाकिस्तान के लिए बहुत बैड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जो है ना मामला वो निकाल दें, तो फिर इसका मतलब ये कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के जो कुछ शवाहिद होते हैं उसमें आप इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनको मालूमात देते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। वो भी उन्होंने कहा कि ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है वो भी उसको भी ख़त्म कर दिया जाए और जो है ना वो आप पाबंद नहीं होंगे किसी और को देने के, ये भी फेटफ की डिमांड है। तो ये अपोजिशन ने बिल्कुल खुलेआम कह दिया है कि भाई हम कुल के मैदान में आ गए हैं, करप्शन हलाल करनी है तो करो, वरना ब्लैक लिस्ट होते हो जो भी होते हो आप हो जाओ। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जब ये मालूम हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हतमी फैसला कर लिया और उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं अपोजिशन की इन तरामीम पे जो बहुत काबिल एतराज़ हैं, चंद जो शिके हैं 8, 10, 15 कि मैं उस पर कंप्रोमाइज़ कर लूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सियासी खुदकुशी कर लूँ और मैं अपनी जो पूरी ज़िंदगी का एक बयानिया है जिस पे मेरी पूरी ज़िंदगी की इमारत और बुनियाद कड़ी है कि एंटी करप्शन, मैंने इन करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना और उनको मैं 99 करोड़ रुपए तक और मनी लॉन्ड्रिंग तक की इजाज़त दे दूँ और सज़ा याफ्ता लोगों को असम्बली में बिठा दूँ, कानून साजियों का हिस्सा बना दूँ। इससे अच्छा है कि हुकूमत मैं ख़त्म कर दूँ, हुकूमत जाती है तो चली जाए, इस्तीफ़ा देना पड़ता है तो दे दूँगा और सियासी खुद लेकिन ये काम इनकी ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स कि अपोजिशन जो है बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई है क्योंकि उनको कोई ज़ाहिर डेफिनेटली कोई और समझ नहीं आ रही और हुकूमत को ब्लैकमेलिंग करने की पोजीशन में आ गई है। और इवन के नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात है उस पर भी उन्होंने सौदेबाजी करना शुरू कर दिया है, फेटफ के मामलात है उसमें भी उन्होंने सौदेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल जो इतला है वो ये है कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल डट के कह दिया है कि कुछ भी हो जाए ये जो है ना ये तरामीम कतन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। एंड इमरान खान साहब ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा इस पर बात हो सकती थी नाज़रीन। आखिरी शिक ये है कि उन्होंने ये कहा है अपोजिशन वालों ने कि जब तक कन्विक्शन ना हो, जब तक साबित ना हो मुजरिम, उस वक्त तक गिरफ्तार ना किया जाए। तो दैट मीन्स कि एक तरफ आप 99 करोड़ की करप्शन करें, बाहर भी भेजें और इसके अलावा जब तक मुजरिम साबित ना हो तो आप गिरफ्तार भी ना करें। तो कानून मैंने जैसे कहा कि हमेशा बनता है कि जराइम का सदेबाब व तदारुक वक्त के साथ साथ कैसे करना है। यहाँ पे हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि इसाक डार बाहर चले गए, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, हसन नवाज, हुसैन नवाज, अली डार, बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग इनके ख़ानदान के बाहर मौजूद हैं। तो आप करप्शन कर लेंगे और आसानी के साथ बाहर चले जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और 99 करोड़ की करप्शन पे तो आप कहेंगे कि वैसे ही पूछ गुछ नहीं है। और वैसे ही अगर आप 1 अरब से ज़्यादा कर लें और बाहर चले जाएं और वापस ना आए, जैसे कि ये वापस नहीं आ रहे जो मैंने नाम लिए हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर तो ये कन्विक्शन ना हो और तो जब तक कन्विक्शन ना हो तो गिरफ्तार ना किया जाए। बज़ाहिर तो देखने में ये बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन आपने पाकिस्तानी जो सियासतदान है उनका तबई मिजाज देखना है और उन्होंने माजी में इस किस्म के केसेस पे किस किस्म का रवैया अपनाया है कि वो बाहर चले जाते हैं और वापस नहीं आते। तो इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करके एक कानून बनाना होता है। ये सिर्फ कागज़ पे लिख देना कि कन्विक्शन जब तक ना हो तो गिरफ्तार ना हो, भाई आप केस दर्ज करेंगे वो बाहर चले जाएगा, आएगा नहीं। इसलिए तो इन लोगों ने बाहर जायदादें बनाई हैं। तो काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस इनकी तरामीम है जो यकीनन इमरान खान साहब ने बिल्कुल वो बांगे दोहल रिजेक्ट कर दिए और ये रिजेक्ट ही करनी चाहिए थी। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पर आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।